बहन जी, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझिए। देखिए, हमें भी कोई एतराज नहीं है। हमने तो विवेक को बचपन से देखा है और हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, वह अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार विवेक और नेहा एक दूसरे से मिल ले और इस शादी के लिए तैयार हो जाए। अरे बहन जी, इसमें मिलना क्या। नेहा और विवेक तो बचपन से एक दूसरे के साथ खेले कूदे बड़े हुए हैं। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हाँ भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का ही समझिए। ठीक है भाई साहब, वैसे भी विवेक अगले हफ्ते आ ही रहा है। हम इस बारे में और विवेक से बात कर लेंगे और विवेक और नेहा भी एक दूसरे से मिल लेंगे। हमारा बेटा विवेक पूरे 5 साल बाद आ रहा है, वह भी सिर्फ हमारे कहने पर। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विवेक हमारी बात कभी नहीं टाल सकता। विवेक के लिए तो माता पिता की बातें पत्थर की लकीर की तरह है, वह हमारी बात कभी नहीं टालेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग शादी की तैयारियों में भी जुट जाइए। वैसे भी विवेक को बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है। इस एक हफ्ते की छुट्टी के दौरान ही हम शादी की रस्म भी कर लेंगे। ठीक है भाई साहब। अरे नेहा बेटा, देखो आंटी अंकल आए हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अरे बेटा नेहा, अभी आंटी अंकल कहना छोड़ दो और अभी से मम्मी पापा कहने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम जल्द ही हमारे घर की बहू बनने वाली हो। नेहा शर्मा गई। ठीक है भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। अब अगले हफ्ते हम विवेक को ही लेकर यहाँ आएंगे और कोई ना कोई रस्म करके ही जाएंगे। ठीक है भाई साहब। ये है विवेक के माता पिता उर्मिला जी और शांति प्रसाद जी। निर्मला जी और शांति प्रसाद जी के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है विवेक और बेटी है नीता। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही विवेक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे खासे पद पर जॉब लग जाती है और विवेक 3 साल की ट्रेनिंग के लिए विदेश भी चला जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद विवेक की पोस्टिंग दिल्ली में होती है। नेहा और विवेक के बीच में बचपन से ही दोस्ती थी। नेहा तो बचपन से ही विवेक को पसंद करती थी, लेकिन नेहा को यह बात पता नहीं थी कि विवेक भी उसे पसंद करता है या नहीं। लेकिन नेहा के माता पिता को और विवेक के माता पिता को यही लगता था कि बचपन की तरह आज भी वह एक दूसरे को पसंद करते होंगे, इसीलिए उन्होंने विवेक की राय जाने भी नहीं विवेक और नेहा की शादी तय कर दी। खैर, दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। एक हफ्ते बाद जब विवेक घर आता है तो विवेक के माता पिता उसकी शादी तय होने वाली बात विवेक से करते हैं। अपने माता पिता की बात सुनकर विवेक तो जैसे आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या ये क्या किया मम्मी पापा आपने? एक बार आप लोगों ने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा और आपने मेरी शादी तय कर दी। एक बार ये तक नहीं जानना चाहा कि मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ या नहीं, या मेरे लाइफ में और कोई है। विवेक, ये क्या बोल रहा है तू? इसमें पूछने वाली क्या बात थी? नेहा और तू तो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हो ना, एक दूसरे के साथ खेले कूदे हो। और वैसे भी नेहा में क्या कमी है? नेहा पढ़ी लिखी है, सुंदर है, संस्कारी है। पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेहा में किसी बात की कोई कमी है। मैं जानता हूँ कि नेहा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन पापा, पसंद करना और प्यार करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नेहा सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी पत्नी नहीं हो सकती। विवेक, तू ये क्या बोल रहा है बेटा? हमने नेहा के माता पिता को जुबान दे दी है, तुम्हें नेहा से शादी करनी होगी बेटा। नहीं माँ, आप लोगों ने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। और मैं तो यही सोच कर आया था कि जब मैं छुट्टी में घर जाऊंगा तो आप लोगों को अपने प्यार के बारे में अवगत कराऊंगा और अपनी शादी की बात करूंगा। लेकिन आप लोगों ने ये सब क्या कर दिया? बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? अरे तू हमारा इकलौता बेटा है। तेरी शादी को लेकर हमारे कितने अरमान, कितने सपने हैं। अच्छा मम्मी पापा, आप लोग इस आधुनिक युग में रहने के बावजूद भी ये कौन सी मानसिकता में जी रहे हैं? अगर आपका बच्चा अपनी मर्जी से जीना चाहता है तो यह आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मम्मी पापा, आपने अपने बेटे की मर्जी तक नहीं जाननी चाहिए और इतना बड़ा फैसला भी कर लिया। क्या आप लोगों को अपने बेटे की भावना की जरा भी परवाह नहीं है? माँ बाप यहीं पर गलती कर जाते हैं। अपने जवान बच्चों के बारे में अपनी मर्जी से फैसला ले लेते हैं, उनको इससे अवगत नहीं कराते। बच्चों की भावनाओं का उन्हें जरा भी ख्याल नहीं रहता। वे अपने बच्चों को एक जड़ वस्तु समझते हैं जो बिना चू चपड़ किए उनकी हर बात मान ले। परंतु जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तब बच्चे अपने जीवन के बारे में खुद फैसला लेना पसंद करते हैं। वे अपना जीवन अपने तौर से जीना चाहते हैं। जब विवेक ने अपने प्रेम के बारे में अपने माता पिता को बताया तो उसके माता पिता के जैसे कान खड़े हो गए। विवेक के माता पिता विवेक पर अपना अधिकार समझते थे। देखो मम्मी पापा, मैंने प्रेम जरूर अपनी मर्जी से किया है, लेकिन मैं शादी आप लोगों की सहमति से करना चाहता हूँ। और अगर हम लोग सहमत नहीं हुए तो फिर माफ कीजिए, मैंने जिससे प्रेम किया है मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं तो उसी से शादी करूंगा। लेकिन बेटा विवेक, हमने तो तुम्हारी शादी के बारे में कुछ और ही सोच रखा है। हमने तो तुम्हारी शादी नेहा से तय की है। देखिए माँ, वो फैसला बेकार है, क्योंकि मैंने अपने पसंद की लड़की देख ली है, वह मेरे अनुरूप है।
हम दोनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। परंतु बेटे, हमारे सपनों का क्या होगा? माँ, बच्चे ही माँ बाप का सपना होते हैं। अगर मैं खुश हूँ तो आपके सपने साकार हो जाएंगे, वरना सब बेकार है माँ। अरे क्या बेकार हो जाएगा? बेकार तो सब कुछ हो ही चुका है। मैं दिनेश जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? और उनके साथ साथ नाते रिश्तेदार भी तो है ना, वह भी सब अलग थलग पड़ जाएंगे। पापा, कोई किसी से अलग नहीं होता। आप धूमधाम से शादी आयोजित कीजिए, रिश्तेदार 2 दिन बाद बनाएंगे, फिर भूल जाएंगे। वैसे भी अब प्रेम विवाह असामान्य नहीं रहा पापा। देखो बेटा, तुम नहीं समझोगे, हम दूसरी जाति के हैं और हमारे समाज ने इस मामले में आधुनिकता की चादर नहीं ओढ़ी है। कितने लोग तुम्हारे लिए भागदौड़ कर रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जिस दिन पता चलेगा कि तुमने गैर जाति की लड़की से शादी कर ली, वे हमें समाज से बहिष्कृत कर देंगे। और फिर तुम्हारी छोटी बहन का क्या होगा? कौन करेगा तुम्हारी बहन से शादी? और मान लो यदि उसका कहीं रिश्ता हो भी गया ना, तो उसकी शादी में तमाम मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। पापा, उसका भी प्रेम विवाह कर देना। वाह बेटा वाह, तूने कितनी सहजता से कह दिया, परंतु यह मेरे और तेरे पापा के लिए बिल्कुल भी सहज नहीं है। बेटा विवेक, देख, मैं तो कहती हूँ कि अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार कर ले। शायद तुम्हारा निश्चय डगमगा जाए बेटा, हम उससे भी सुंदर लड़की से तेरी शादी कर देंगे, तो चिंता मत कर। देखिए माँ, यह मेरा आज का फैसला नहीं है, पिछले 4 सालों से हम दोनों का यही फैसला है, अब यह बदलने वाला नहीं है। आप लोग अपने बारे में बताइए, आप लोग हमारी शादी में आएंगे या हम स्वयं ही शादी कर लें? विवेक, मैंने अब तक तुझे बहुत धैर्य के साथ समझाया, बहुत लाड दुलार दिखाया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है तू हमारे प्यार के लायक है ही नहीं। सब हमारी ही गलती है, हमारे ही लाड़ प्यार की वजह से तू इतना जिद्दी हो गया है और अपनी मनमानी करने पर उतर आया है। काश हम तुझे उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजाते ही नहीं, तो शायद तेरी भी सोच हमारी सोच की तरह होती। बेटा विवेक, अपने पापा की बात मान ले और नेहा से शादी कर ले बेटा, चुपचाप। नेहा बहुत अच्छी लड़की है बेटा, वो हम सबको बहुत खुश रखेगी, बहुत संस्कारी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, जिम्मेदार है। माँ, मुझे ये सब नहीं, मुझे सिर्फ अपनी पसंद की लाइफ पार्टनर चाहिए, जो मेरे साथ कंधे में कंधा मिलाकर चल सके। नहीं बेटा विवेक, अपने पापा की बात मान ले, तेरे पापा की इज्जत का सवाल है। तेरे पापा ने दिनेश जी को अपनी जुबान दे दी है। माँ, अगर पापा ने कोई बात कह दी है तो वह बात बदली भी जा सकती है। सिर्फ मैं पापा की बात की वजह से अपने जिंदगी भर का फैसला यूं मूर्खतापूर्ण नहीं ले सकता। मैंने जिस लड़की का चुनाव किया है अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, मैं तो उसी से विवाह करूंगा। और यदि आप लोगों को इस शादी से ऐतराज है तो कोई बात नहीं, मैं उससे कोर्ट मैरिज कर लूंगा। उर्मिला, अब हमारा बेटा हमारा नारा है, ये इतना बड़ा हो गया है कि अपने जिंदगी के सारे फैसले खुद ले सकता है, इसे हमारी जरूरत नहीं है। इससे कह दो कि ये अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी ले, लेकिन हमसे कोई रिश्ता ना रखे। विवेक के माता पिता ने अलग अलग माध्यम से विवेक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लोग विवेक को नहीं समझा पाए और न ही विवेक समझने को तैयार था। जिस तरह विवेक के माता पिता विवेक से दुखी और नाराज थे, उसी तरह विवेक भी अपने माता पिता से नाराज था, क्योंकि विवेक को यह बात पसंद नहीं आई कि उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसके माता पिता ने उससे पूछे बगैर ले लिया। विवेक दूसरे दिन घर में किसी से कोई बात नहीं करता और चुपचाप दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद वह अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। विवेक के माता पिता विवेक से इस बात से ज्यादा नाराज थे कि विवेक ने अपने से छोटी जाति की लड़की से प्रेम किया और उसके साथ ही प्रेम विवाह किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इधर विवेक के माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। विवेक के माता पिता यह बात अच्छे से जानते थे, भले ही अपनी मर्जी से विवेक ने शादी की है, परंतु वह उनके मन से दूर नहीं हुआ है। बस उनका अपना हट था कि उस हट के चलते अभी तक उन्होंने विवेक से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। विवेक ने भी पहले 1-2 बार फोन किया था, लेकिन विवेक के पिता और माँ ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके चलते अब विवेक ने फोन करना भी बंद कर दिया। इधर विवेक की बहन बिट्टू अपने माता पिता का ख्याल रखती और वह अपने माता पिता को समझाती कि जो हुआ है उसे वह लोग भूल जाए और सब पहले जैसा सामान्य हो जाए। माँ, क्या माँ, आपकी आंखों में आंसू? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जो हुआ उसे भूल जाइए ना। भैया नहीं है यहाँ तो क्या हुआ, मैं तो आप लोगों के पास हूँ ना। और वैसे भी माँ, मुझे नहीं लगता कि भैया ने इतनी बड़ी गलती की है कि आप लोग भैया से इतने नाराज हैं। भैया को 1 साल हो गए यहाँ से गए, ना ही भैया ने आप लोगों से फोन में बात किया है और ना ही भैया यहाँ लौट कर आए हैं। क्या करूँ बेटा, विवेक मेरी आंखों से दूर जरूर है, लेकिन वो मेरे दिल से दूर नहीं है। मैं हर पल विवेक को याद करती हूँ। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने उसके लिए। माँ, आप एक बार भैया से बात कीजिए ना, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बिट्टू, हमें नहीं करना है उससे कोई बात। अरे उसने अपने माता पिता की जुबान ना रखी, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हमारे ऊपर क्या बीतेगी। अरे माँ, आप फिर शुरू हो गए। देखिए मेरी बात मानिए, ये इस तरह से बार बार उसी बात को याद करके
अपने आप को दुख पहुंचाना बंद कीजिए। ठीक है मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बिट्टू अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन बिट्टू के माता पिता तो हर वक्त बस विवेक के लिए झूठा गुस्सा दिखाते रहते। धीरे धीरे इस घटना को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन विवेक के माता पिता अभी भी विवेक से कोई बात नहीं करते थे। एक दिन की बात है, जब बिट्टू कॉलेज से आने के बाद अपने कमरे में लेटकर किसी से फोन में बातें कर रही थी, तब उर्मिला जी ने अपनी बेटी बिट्टू की बातें सुनी और बातें सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई, मानो उर्मिला जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उर्मिला जी डर से कांपने लगी। उसे 2 साल पहले का वह दृश्य अपने सामने दिखाई देने लगा, लेकिन उर्मिला जी इस बार वह गलती नहीं करना चाहती थी जो गलती उन्होंने अपने बेटे के समय में की थी। उर्मिला जी भागते हुए अपने पति के कमरे में जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। क्या क्या तुम सच कह रही हो उर्मिला? मुझे तो तुम्हारे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा है। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जी, लेकिन मैं एक औरत हूँ जिस उम्र से बिट्टू गुजर रही है, मैं भी उस उम्र से गुजर चुकी हूँ। उसके रंग ढंग चाल ढाल देखकर मैं समझ गई हूँ कि दाल में कुछ काला है, और आज तो मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। मैं कई दिनों से बिट्टू को नोटिस कर रही थी। वह सुबह घर से जल्दी निकलती है, शाम को देर से घर आती है। उससे मैंने कल पूछा तो उसने कह दिया कि उसने टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर लिया है, जबकि उसे तो इसकी जरूरत थी नहीं और उसने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में बिट्टू अकेले रहना पसंद करती है, गुमसुम सी रहती है, जब देखो अपना मोबाइल लिए कमरे में बंद रहती है। इसीलिए मुझे बिट्टू पर थोड़ा शक हो रहा था। तुमने बिट्टू से बात की? नहीं जी, मुझे लगा कि बेटी का मामला है, जल्दबाजी में बात बिगड़ सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि यह बात पहले मैं आपको बता दूं। क्योंकि बेटा तो हम खो चुके हैं, अब बेटी को खो देने का मतलब है कि पूरी दुनिया को खो देना। अपनी पत्नी की बात सुनकर शांति प्रसाद जी विचारों के समंदर में गोते लगाने लगते हैं। उर्मिला, ये कैसी हवा चली है? बच्चे अपने माँ बाप के साय से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे वयस्क होते ही प्यार की डगर पर चल पड़ते हैं, फिर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर लेते हैं। जैसे चिड़िया का बच्चा पंख निकलते ही अपने जन्मदाता से दूर चला जाता है, फिर वो चिड़िया अपने घोंसले में लौटकर कभी नहीं आता। उसी प्रकार आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियां हैं, जवान होने से पहले ही प्यार के संसार में डूब जाते हैं, अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अपना घर बसाकर माँ बाप से दूर चले जाते हैं। याद है ना, हमारे बेटे ने भी 2 साल पहले यही तो किया, और आज हम इस प्यार के चक्कर की वजह से अपने बेटे से दूर हैं। सच कहूँ उर्मिला, इससे पहले मैंने विवेक के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन आज जब हमारी एक लौती बेटी बिट्टू भी किसी के प्यार में रंग चुकी है, किसी के सपनों में खोई है, तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। देखो उर्मिला, हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। बेटी का मामला है, प्यार के मामले में लड़कियां बहुत नासमझी और भावुकता से काम लेती हैं। अगर बच्चों को लगता है कि उनके माता पिता उनके प्यार का विरोध कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ जी, या तो वे घर से भाग जाती हैं या अपनी जान दे देती हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारी बिट्टू ऐसा कोई कदम ना उठाए। लेकिन क्या करे जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उर्मिला, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम जाकर बिट्टू से बात करो, उसकी सारी बातें बहुत ही धैर्य से सुनो। उर्मिला, बिट्टू के मन को समझने की कोशिश करो, शायद हम बिट्टू की कुछ मदद कर सकते हैं। अगर बिट्टू समझ गई तो बहकने से बच जाएगी, उसके पैर गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। यह रास्ते बहुत ही चिकने होते हैं उर्मिला, फिसलने में जरा भी देर नहीं लगती। ठीक है जी, मैं जाती हूँ बिट्टू के कमरे में और जाकर बिट्टू से बात करती हूँ। उर्मिला जी जब अपने बेटे के कमरे में जाती है तो बिट्टू अपनी माँ को अपने कमरे में अचानक देखकर थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि बिट्टू अपने बेड में लेटकर किसी से फोन में बात कर रही थी। बिट्टू के चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे वह चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। उर्मिला जी सब कुछ समझ गई थी, परंतु उसने धैर्य से कहा, बिट्टू बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिट्टू अपनी माँ को अचानक कमरे में देखकर चौंक तो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला। बिट्टू की नजरें फर्श पर गड़ी हुई थी। बिट्टू अपनी माँ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उर्मिला जी समझ रही थी कि इस वक्त बिट्टू किस तरह के मनोभाव से गुजर रही है। अरे बेटा, खड़ी क्यों है? चला बैठ और बता मुझे, कैसी है तू? तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? जी माँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। देखो बेटा, मुझे किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं है, मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहती हूँ। जी माँ, कहिए ना। इधर बिट्टू का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे उसकी माँ आखिर क्या बात करना चाहती है। बिट्टू, मैं तुम्हारी मनोदशा को समझ रही हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस उम्र में सबको प्यार होता है। बेटा, तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, परंतु बेटा इस उम्र में लड़कियां अक्सर भाग जाती हैं। लड़के उन्हें बरगलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। बेटा,
और बाद में लड़कियों के पास बदनामी के सिवा कुछ नहीं बचता। वे बदनामी का दाग लेकर जीती हैं और मन ही मन घुलते रहती हैं। बिट्टू, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है बेटा तो मुझे बताओ। देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे कुछ मत छुपाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते बेटा कि तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर पड़े। तुम नासमझी में कुछ ऐसा ना कर बैठो जो तुम्हारी बदनामी का सबक बन जाए। क्योंकि बिट्टू, अभी ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है बेटा। अगर तुम्हारे साथ प्यार जैसा कोई चक्कर है तो बताओ बेटा, हम शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। तुम खुलकर बताओ, क्या वो लड़का तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है जिससे तुम फोन पर बात करती हो? कहो बेटा, क्या वो लड़का तुमको लेकर गंभीर है या फिर वो लड़का तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तुम्हारी मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहा है? कहो बेटा, बताओ बिट्टू। यहाँ मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ बेटा। हाँ माँ, वो मेरे साथ ही पढ़ता है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटा उसका? माँ, तुषार नाम है उसका। बेटा, अभी तक तुम लोग सिर्फ फोन में ही बात करते हो, ये एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी चालू है। माँ, अभी तक हम लोग अकेले में नहीं मिले हैं। तुषार ने बहुत कोशिश की थी कि मैं उससे अकेले में मिलूं, किसी होटल में उससे मिलूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। अच्छा, तुम उसके घर परिवार के बारे में कुछ जानती हो? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बिट्टू अपनी माँ को अपने और तुषार के बारे में सब कुछ बता देती है। बिट्टू की बात सुनने के बाद उर्मिला जी सोचती है कि बिट्टू और तुषार प्यार के सुनहरे सपने देख रहे हैं, बिना पंखों के हवा में उड़ रहे हैं। दोनों अपने भविष्य के बारे में अनजान थे। प्रेम की परिणति क्या होगी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। वे बस एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। बिट्टू और तुषार के बीच में सिर्फ शारीरिक आकर्षण था, जिसके कारण लड़कियां अवांछित विपदाओं का शिकार होती हैं। उर्मिला जी ने अपनी बेटी से तुषार के माता पिता का कांटेक्ट नंबर मांगा। उसके बाद उर्मिला जी जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। क्या मामला तो सचमुच में सीरियस है। देखो उर्मिला, अभी हमारी बिट्टू नासमझ है, उसके विचारों में कोई परिपक्वता नहीं है। अभी उसकी उम्र भी मात्र 19 साल है। वह लड़का भी इतने ही उम्र का होगा। दोनों का कोई भविष्य नहीं है। यह दोनों तो बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें संभालना होगा। स्थिति बहुत गंभीर है। इधर बिट्टू को अक्ल आ गई थी। उसकी माँ की बातों का उस पर ठीक असर हुआ था। बिट्टू को रात भर नींद नहीं आती है। वह डर के कारण तुषार से कोई कांटेक्ट भी नहीं करती। लेकिन दूसरे ही दिन बिट्टू जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के बहाने तुषार से मिलने जाती है और तुषार को जाकर अपनी माँ वाली सारी बात बताती है। क्या हुआ बिट्टू, तुमने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? क्या बात हो गई जो तुम फोन में नहीं बता सकती थी? तुषार, माँ को हमारे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अरे, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? और माँ ने तुम्हारे डैडी का फोन नंबर भी मांगा। मेरी माँ तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करना चाहती है। अरे बाप, मर गए फिर तो। क्या ये सारी बातें तुम्हारे पापा को भी पता है? ये क्या, तुम्हारे माथे से इतना पसीना क्यों छलक रहा है और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करने में क्या हर्ज है? और वैसे भी कभी न कभी तो हम शादी करते ही ना, कल के बजाय आज ही सही। बिट्टू, तुम नहीं समझती, ये कोई शादी की उम्र है हमारी। मेरे डैडी तो जूते से मेरी खोपड़ी गंजी कर देंगे। शादी की तो बात दूर रही। वाह वाह तुषार, तुम मुझसे प्यार कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते? प्यार माँ बाप से पूछ कर किया था क्या तुमने? और मैं तो कहती हूँ, यदि तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें बिना बताए तुम मुझसे शादी कर लो। तुमने मुझसे प्यार किया है तो शादी करने में क्या हर्ज है? बिट्टू, क्या बकवास कर रही हो? हम शादी कैसे कर सकते हैं? अरे अभी तो हम पढ़ रहे हैं। माँ बाप से पूछे बगैर हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, माँ बाप से पूछे बगैर तुम जवान कुंवारी लड़की को बरगला सकते हो, उसको झूठे प्रेम जाल में फंसा सकते हो, शादी का झांसा देकर उसकी इज्जत तक लूट सकते हो। यह सब करने के लिए तुम बालिग हो, परंतु शादी करने के लिए नहीं। अपनी बात पूरी करते करते बिट्टू की आंखों से आंसू छलक आते हैं। बिट्टू को उसकी माँ की बात याद आ गई। मेरी माँ बिल्कुल सच कह रही थी कि इस उम्र में लड़कियां बहक जाती हैं। कोई भी लड़का उन्हें बरगला कर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। और तुम भी तो मेरे साथ यही कर रहे थे ना? वक्त रहते यदि मेरी माँ ने मुझे सचेत नहीं किया होता तो मैं तो बर्बाद हो चुकी होती। शादी का झूठा झांसा देकर एक दिन तुम मेरी मान मर्यादा तक खत्म कर देते। अरे कब तक मैं अपने आप को बचाती? मैं तो तुम्हारे लिए पागल थी ना। देखो तुषार, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही थी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। एक बार तुम अपने घर का फोन नंबर दो मुझे, मैं तुम्हारी मम्मी डैडी से पूछ लेती हूँ कि उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं। ओ शट अप बिट्टू, क्या शादी की रट लगा रखी है तुमने? हम कॉलेज पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, शादी करने के लिए नहीं, समझी ना? कमीने कहीं के, तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से ही ना जाने कितनी लड़कियां अपनी इज्जत बर्बाद कर देती हैं। मैं ही बेवकूफ थी
जो तुम्हारे झांसे में फंस गई थी। थू थू है तुम पर, भाड़ में जाओ तुम, सब कुछ खत्म, और दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, याद रखना, अब कभी मेरे सामने अपना काला मुंह लेकर मत आना। आज बिट्टू को तुषार की हकीकत पता चल गई कि तुषार तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। बिट्टू बहुत दुखी होती है और कॉलेज भी अटेंड नहीं करती और वह जल्दी अपने घर चली जाती है। बिट्टू उदास सा चेहरा लेकर जब घर में प्रवेश करती है तो बिट्टू की माँ उसका चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाती है। बिट्टू की मम्मी भी बिट्टू के पीछे पीछे बिट्टू के कमरे में जाती है। बिट्टू, क्या हुआ बेटा, बहुत जल्दी आ गई आज तू कॉलेज से? हाँ माँ, आज मैं अपने मन का सारा बोझ उतार कर आई हूँ। आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ माँ। अरे क्या हुआ बेटा, तू रोने क्यों लगी? बिट्टू ने एक एक बात अपनी माँ को बताई कि तुषार तो सिर्फ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। तो उर्मिला जी ने उसे पुचकारते हुए बहुत ही प्यार से कहा, बेटी मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारे जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले। नहीं माँ, ये सब आपकी समझदारी की वजह से हुआ है। समय रहते आपने मुझे संभाल लिया और पतन के गर्त में जाने से मैं बच गई माँ। अगर आपने थोड़ी भी देर की होती तो शायद मेरी बर्बादी हो चुकी होती। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, आपकी नसीहत और मार्गदर्शन से एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। हाँ बेटी, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन, तुम चली जाती तो हमारे जीवन में क्या बचता। अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप, मैं आपके साथ हूँ और भैया भाभी भी तो हैं। अरे बेटा, तेरे भैया भाभी अब हमारे कहाँ रहे, हमने एक दूसरे को नहीं समझा और वे हमसे दूर चले गए। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वह पहले भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। अरे ये क्या कह रही हो तुम? माँ, आज मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। माँ, भैया और भाभी से मैं रोज बात करती हूँ, भाभी खुद फोन करती है, मैंने उन्हें देखा नहीं है, परंतु भाभी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है माँ। और भाभी हम सबको देखना भी चाहती है, भैया तो एक दिन भी बिना मुझसे बात किए नहीं रह सकते माँ। भैया और भाभी तो यहाँ आना चाहते हैं माँ, लेकिन पापा के गुस्से से बहुत डरते हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। आप एक बार भैया भाभी को माफ कर दीजिए, फिर देखिए भैया भाभी यहाँ दौड़ते हुए आएंगे माँ। सच कह रही हो बिट्टू तुम? हाँ माँ, सच में बेटा, आज तुमने मुझे दोगुनी खुशी दी है। रुक, मैं भी तेरे पापा को बताती हूँ। निर्मला, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं कई बार विवेक के बारे में सोचता, लेकिन अपने हट की वजह से मैं अपने बेटे के सामने झुकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दिल में तो आज भी मेरे बेटे के लिए प्रेम है। आज तो शांति प्रसाद जी और उर्मिला जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। आज उन्हें खोई हुई खुशी मिल रही थी। बेटी भी वापस अंधेरी गलियों में भटकने से बच गई थी। आज बिट्टू सही सलामत घर लौट आई थी, बेटा भी मिल गया था। आज उनकी हठ धर्मिता टूट गई थी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज तो शांति प्रसाद जी की खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनके घोंसले के पंछी वापस घोंसले में आ रहे थे। उनका घरौंदा अब वीरान नहीं रहेगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।